गुड मॉर्निंग। तो मैंने थोड़ी आपको थियरी समझाई, अब मैं आपको लिखकर खाते बताती हूँ, फिर आपको थियरी और क्लियर हो जाएगी। तो पूंजी खाते रखने की दो पद्धति है, एक स्थिर पूंजी खाता पद्धति और दूसरी है अस्थिर पूंजी खाता पद्धति। स्थिर पूंजी खाता पद्धति उसमें दो खाते बनाने पड़ते हैं आपको पूंजी के, एक पूंजी खाता बनाना पड़ता है और दूसरा आपको चालू खाता बनाना पड़ता है। और अस्थिर पूंजी खाता पद्धति में एक ही खाता बनाना पड़ता है, पूंजी खाता ओनली। पर ये किसका होता है? साझेदारों का। ठीक है, तो पहले मैं आपको अस्थिर पूंजी खाता पद्धति बता रही हूँ। पूंजी खाते रखने की कितनी पद्धति है? दो क्या है? पद्धति है। ठीक है, तो स्थिर पूंजी खाते पद्धति देखते हैं। अस्थिर पूंजी तो पहले तो खाते का नमूना देखेंगे। पहली कॉलम होगी तारीख, फिर विवरण और रकम। मैंने दो साझेदार गिनकर दो रकम की कॉलम बनाई है। अगर हमारे सवाल में 3 साझेदार हो तो रकम की कॉलम 3 बनेगी, 4 साझेदार हो तो रकम की कॉलम 4 बनेगी। अभी उदाहरण के तौर पर हम सिर्फ रकम की 2 कॉलम ले रहे क्योंकि हम नमूना सीख रहे हैं। ये यहाँ तक हुआ उधार पक्ष, फिर वापस तारीख, विवरण, रकम और रकम, ये हुआ जमा पक्ष। इस तरह से खाता बनाया जाता है। एक पक्ष होता है उधार, सेम वैसे ही उतने ही खाते का होता है जमा पक्ष। तो ये हुआ उधार पक्ष जहां पर हम लिखेंगे उ, और ये हुआ जमा पक्ष जहां पर हम लिखेंगे ज। तो अब यहाँ पर अस्थिर पूंजी, मैंने अस्थिर पर राउंड किया हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि अस्थिर पूंजी खाता पद्धति जिसमें एक ही खाता बनाना है वो क्या है। आगे हम लिखेंगे साझेदारों का पूंजी खाता। और अगर जब स्थिर पूंजी खाता पद्धति हो तब 2 खाते बनते, एक पूंजी खाता और एक चालू खाता। ठीक है, पहले हम अस्थिर पूंजी खाता पद्धति समझ लेते हैं। अस्थिर पूंजी खाता, तो यहाँ पर ज्यादातर पूंजी हमेशा होती है जमा बाजू पर। कोई ऐसे केस होते हैं जिसमें कभी ही शायद ही ऐसा आ जाए कि कभी पूंजी के उधार शेष भी होती है, बराबर। लेकिन ज्यादातर, मैं हमेशा शब्द यूज नहीं करती हूँ, ज्यादातर मतलब कि रेयर केस पे या कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूंजी की उधार शेष भी हो जाती है। तो पूंजी खाते की जमा बाजू होती है उसकी जमा शेष। ठीक है, तो जमा बाजू हम कौन सी शेष लिखते हैं? थोड़े दिन पहले ही हमने उदाहरण में देखा था, प्रारंभिक शेष। तो तारीख भी कौन सी होगी? प्रारंभिक। कौन सी होती है प्रारंभिक? हमेशा 1/4। भारतीय कानून के अनुसार हिसाबी वर्ष अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को पूरा होता है। ठीक है, और विदेश में कैलेंडर वर्ष के हिसाब से कार्य करते तो जनवरी में शुरू होता है, दिसंबर में पूरा होता है। उसे जनवरी से दिसंबर तक के वर्ष को कैलेंडर वर्ष कहा जाता है और अप्रैल से मार्च के वर्ष को हम भारतीय हिसाबी वर्ष कहा जाता है। तो 1/4 यानी प्रारंभिक शेष होती है। ईयर कोई भी हो सकता है, 2020 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? शेष आगे लाए और इन दोनों की पूंजी। उधार शेष हो तो उधार लिखेंगे, जमा शेष हो तो जमा। ठीक है, ज्यादातर जमा शेष ही होती है। और मैंने ये खाता कौन से नियम से आपको समझाया? एक ही नियम, साझेदार कुछ भी लाता है या उसे मिलता है तो जमा, और ले जाता है या चुकाते हैं तो उधार। बराबर, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ। मिले या लाए तो क्या होगा? जमा। और ले जाए या चुकाए तो क्या होगा? उधार। ये यहाँ लिखा हो। ठीक है, तो पहले तो वो पूंजी लाता है कि ले जाता है? ऑब्वियसली व्यवसाय में पूंजी लाता है, लाए तो क्या होगा? पूंजी खाता जमा। अब कोई साझेदार ऐसा है, ए और बी नाम लिखा हुआ है, शायद ऐसा है कि ए है वो बी की तुलना में ज्यादा काम करता है, तो दोनों के बीच में ऐसा करार हुआ है कि बी कहता है कि मैं तो ज्यादातर यहाँ पर इंडिया में रहता नहीं हूँ, तू सब संभालता है, तू सब काम करता है, तो तू उस अपने पार्टनरशिप के बाद
जब लाभ के अलावा तू थोड़ा वेतन भी ले ले, एम्प्लॉय की तरह तू वेतन भी ले ले, तो शायद ऐसा भी हो कि ये वेतन के रूप में पैसे भी लेता हो और उसके बाद खर्चे निकालने के बाद जो लाभ बच जाए वो इन दोनों के बीच में लाभ हानि के अनुपात में बांट दिया जाए। तो ऐसा करार हुआ है कि एक को वेतन मिलेगा, तो मिले तो जमा, है ना। यहाँ पर साझेदारी पेड़ी साझेदार है तो वो वेतन किसी को चुकाएंगे नहीं, आपस में हाँ चुकाएंगे वेतन कर्मचारी को, तो वो जाएगा लाभ हानि खाते में। लेकिन यहाँ पर साझेदार एक दूसरे को वेतन नहीं चुकाएंगे, उन दोनों को वेतन मिलेगा शब्द होगा। तो वेतन मिला तो पूंजी खाता क्या होगा, जमा। तो यहाँ पर साझेदार को किसी को वेतन मिल रहा है, एक को मिल रहा है तो एक एक खाने में, अगर दोनों को मिल रहा है तो दोनों के खाने में वेतन में। और जो भी तारीख, वैसे तो वेतन 12 महीने का होता है, पर 6 महीने के बाद वो लोग करार में सोचते कि हम वेतन लेंगे, तो जो भी तारीख सवाल में होगी वो लिखेंगे। शायद ऐसा भी हो कि साझेदार आपस में वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रम, इन सब के भी इन बातों के बारे में उनके बीच करार हुआ है, तो अगर वो भी साझेदारों को मिले तो क्या होगा, पूंजी खाता जमा। तो बोनस, वेतन खाता, बोनस खाता, पारिश्रमिक खाता, कमीशन खाता, ये सब खाते दोनों को मिल रहे तो दोनों में किसी एक को मिल रहे तो किसी एक के खाते में इस तरह से टिक लगाई जाएगी, और मिल रहा है वो सब का होगा जमा। ठीक है। अगर व्यवसाय में लाभ हुआ है तो लाभ भी साझेदार को मिलता है कि खर्चे चुकाते हैं, मिलता है, मिले तो कहाँ लिखेंगे, पूंजी खाते में। लेकिन कौन सा लाभ, सकल लाभ कहाँ जाएगा, लाभ हानि खाते में। शुद्ध लाभ हानि खाता बंद करके शुद्ध लाभ मिलेगा तो लाभ हानि वितरण में, लाभ हानि वितरण का लाभ मिला तो पूंजी खाते में। तो पूंजी खाते में कौन सा लाभ आता है, वितरण पात्र लाभ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आगे आप लिख भी सकते हो, लाभ हानि वितरण खाते का लाभ, लाभ हानि वितरण खाते का लाभ। तो लाभ बराबर ये सब मिल रहा है। अब साझेदार व्यवसाय से आहरण ले रहा है तो वो लेके जा रहा है, ले जाए तो पूंजी खाता क्या होगा, उधार। तो वो उधार बाजू लिखेंगे, तारीख जो भी जिस तारीख को उसने उपाड़ किया हो, आहरण किया हो, वह आहरण खाता। हाँ, एक सबसे बड़ी बात तो भूल गई, पूंजी। तो पूंजी पर करार में ब्याज के बारे में बात हुई है तो पूंजी पर ब्याज भी साझेदारों को मिलेगा। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, वो आगे आएगा, पूंजी के नीचे आएगा, पर मैं यहाँ पर समझाने के लिए लिख रही हूँ, पूंजी पर ब्याज। ठीक है। अब आहरण खाता, तो दोनों ने आहरण किया है तो उसकी रकम यहाँ पर लिखेंगे। फिर आहरण का ब्याज, करार में आहरण के ब्याज के बारे में बात हुई है तो आहरण का ब्याज भी यहाँ पर गिना जाता है, आहरण खाते का ब्याज। तो वो भी जहाँ आहरण वहाँ उसका ब्याज, जहाँ पूंजी वहाँ उसका ब्याज, ये बात खास याद रखिएगा। ठीक है, राइट। उसके बाद साझेदार को कुछ भी व्यवसाय चुकाता है, साझेदार खुद कुछ चुकाता है व्यवसाय को, तो साझेदार जो भी चुकाएगा ले जाएगा ना, उसको हम उधार बाजू लिखेंगे, यहाँ पर एंट्री देंगे, और ना हो तो एंट्री नहीं देंगे। उसके बाद व्यवसाय में लाभ हुआ तो जमा बाजू, लेकिन ऐसा हुआ कि व्यवसाय में हानि हुई है तो क्या होगा, चुकाएंगे या तो ले जाएंगे। खर्च हुआ तो कहाँ लिखेंगे, उधार बाजू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वितरण पात्र हानि, वो कहाँ लिखेंगे, उधार बाजू। इस तरह से बनता है पूंजी खाता, यानी कि जो साझेदारों से जुड़ा हुआ है वो ही साझेदार के खाते में आएगा। वेतन कर्मचारी का है तो साझेदार के खाते में नहीं आएगा, साझेदार का वेतन है तो साझेदार के खाते में, साझेदार का बोनस है तो साझेदार के खाते में, साझेदार का परिश्रम है, कमीशन है, लाभ है, ब्याज है, जो भी साझेदार से जुड़ा हुआ है वो ही साझेदारों के पूंजी खाते में आएगा। व्यवसाय में बोनस, वेतन, कमीशन, लाभ, ये सब कर्मचारी से जुड़ा हुआ होगा तो जाएगा लाभ हानि खाते में, लेकिन साझेदार से जुड़ा हुआ हो तो साझेदार के खाते में। इसका मतलब ये हुआ कि साझेदारों का पर्सनल अकाउंट है ये, और पूंजी से जुड़ा हुआ। फिर से जमा बाजू क्या होगा, आपको यह खाता याद कर लेना है। किताब में यह पेज नंबर 4 से शुरू हो रहा है। पेज नंबर 4 में साझेदारों के खाते
लिखे हुए हैं उसमें अस्थिर से शुरू हुआ है। 4, 5 और 6 ये 3 पेज 12वीं की अकाउंट पार्ट 1 पेज नंबर 4, 5 और 6 में आपको मैं अभी जो समझा रही हूँ वो सब थियरी मिलेगी और नमूना भी मिल जाएगा, ठीक है। और आप वीडियो में भी ये नमूना आप देख सकते हो। तो जमा बाजू हमने कौन सी एंट्री दी है, तो जमा बाजू पूंजी का ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक लाभ है वो सब मिल रहा है इसलिए जमा बाजू। आहरण का ब्याज और कोई खर्च हुआ और हानि हुई तो वो सब उधार बाजू। यह एंट्रियां देने के बाद खाते क्या किए जाते हैं, बंद किए जाते हैं। 11वीं में हमने खाते का नियम देखा था, दोनों बाजू का मैंने आपको नियम समझाया था। क्या करते थे हम, दोनों बाजू का टोटल हम रफ में लिखते थे, उधार का और जमा का, बराबर। जो टोटल बड़ा होता था वो दोनों बाजू लिख दिया जाता था और बड़े में से छोटा टोटल माइनस किया जाता था। और जहां पर रकम छोटी होती है वहां पर हम लिखते थे शेष आगे ले गए। ज्यादातर शेष आगे उधार ही होती है, प्रारंभिक शेष जमा और अंतिम शेष उधार, लेकिन शायद कभी ऐसा भी हो कि जमा भी मिल जाए, बराबर है, लेकिन ज्यादातर शेष हमेशा उधार। यहाँ पर अंतिम शेष होगी तो लिखेंगे शेष आगे ले गए, बराबर, जो यहाँ पर एंट्री होती है। और खाते का और एक नियम है, जहां भी आप टोटल लिखो उसके नीचे 2 लाइन खींची जाती है। तो खाते का टोटल लिखते हैं वहां पर 2 लाइन खींची जानी है, तभी आपका खाता कंप्लीट माना जाएगा, वरना आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो ये था अस्थिर पूंजी खाता पद्धति, बराबर है। अब स्थिर में क्या होगा, सिर्फ इस पूंजी को आप निकाल दो। तो अब पूंजी को नहीं लिखेंगे, बाकी सब एज इट इज जो इस खाते के अंदर है वही सब चालू खाते में आ जाएगा। यानी कि पूंजी खाता जो ये पूंजी है वो और अंतिम पूंजी निकल के अलग एक खाते में होगी, बाकी सब एज इट इज आ जाएगा। उसे कहते हैं, ये रहा देखो, पूंजी खाते में पूंजी, अतिरिक्त पूंजी और अंतिम पूंजी वो अलग आ गई और यहाँ पर अलग आ गया। बाकी ये देखो, पूंजी का ब्याज, चालू खाते का ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक, लाभ हानि का वितरण का लाभ, शेष आगे ले गए। यहाँ पर भी शेष आ गई। ये कौन सी शेष है, चालू खाते की शेष है। आहरण का ब्याज, चालू खाते की उधार, बाकी का ब्याज, लाभ हानि, वितरण खाता की हानि और शेष आगे ले गए। यानी कि ये पूरा खाता ये खाता है, उसमें से आप पूंजी को और ये चीजों को अलग अलग दो। तो इतनी आप नीचे ले लो और ये ऊपर ले लो, 2 खाते में इसको बांट लो, तो ये हो गई कौन सी पद्धति, स्थिर, बराबर। अभी क्या है, ये अस्थिर, सब साथ में है। इनको 2 भाग में बांट दिया, पूंजी ले ली ऊपर खाते में जो पूंजी खाता। क्यों ऐसा हुआ, देखो यहाँ पर शुरुआत में दोनों के 50-50 हजार होंगे। वेतन, बोनस, पारिश्रमिक, कमीशन मिलने के बाद पूंजी थोड़ी बढ़ गई, फिर आहरण वो सब किया तो पूंजी में क्या आया, परिवर्तन। तो जो प्रारंभिक पूंजी थी वही अंतिम पूंजी नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें आपने देखा वेतन, बोनस, कमीशन जुड़ गया, प्लस हुआ और कुछ चीजें माइनस हुई, तो पूंजी में क्या आया, परिवर्तन। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अस्थिर। जिसमें परिवर्तन आता उसे क्या कहते हैं, अस्थिर। तो अस्थिर पूंजी खाता में एक ही है और उसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलता। लेकिन स्थिर पूंजी खाता में देखो, सिर्फ पूंजी, अतिरिक्त पूंजी और कोई एंट्री नहीं है। तो जो पूंजी शुरुआत में लाए थे वही पूंजी और कोई एंट्री नहीं, वही पूंजी क्या होगी, अंतिम, तो हो गई स्थिर पूंजी। अब बाकी की एंट्री कहाँ दे, वर्ष के दौरान साझेदार ने आहरण किया होगा, बोनस, वेतन, तो एक अलग से खाता खोलो, क्योंकि आपको स्थिर पूंजी खाता पद्धति रखनी ही है। तो पूंजी खाता पद्धति, स्थिर पूंजी खाता पद्धति में 2 खाते बनाए जाते हैं। एक होता है पूंजी, जिसमें पूंजी आप देखो प्रारंभिक और अंतिम समान रहेगी और बाकी की सब एंट्रियां कहाँ चली जाएगी, नीचे। आहरण भी, यानी कि पूंजी को छोड़कर सब चीज नीचे। खुद पूंजी का ब्याज भी नीचे आ गया, देखो पूंजी पर ब्याज। तो यहाँ पर चालू खाते की पूंजी है, ये पूंजी खाते की पूंजी, और ये चालू खाते की पूंजी, पूंजी का ब्याज, चालू खाते का ब्याज, जो ये पूंजी है उसका ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक और लाभ, ये सब जमा बाजू आ गया। साझेदार की
चालू खाते की उधार बाकी है, ये ऊपर की पूंजी नहीं है, चालू खाते की बाकी है। आहरण, आहरण का ब्याज, चालू खाते का ब्याज, और लाभ हानि खाते वितरण की हानि और शेष। यानी कि यह स्थिर खाते को दो भाग में बांट दिया, क्योंकि इसमें पूंजी जो शुरुआत में होती है वो अंत में नहीं होती, बदलती है, इसलिए अस्थिर, और इसमें जो शुरुआत में पूंजी होती है वही रहती है, इसलिए इसको स्थिर पद्धति कहते हैं। तो बाकी की एंट्री कहाँ देते हैं? नीचे दूसरे खाते में। अब खास करके एक बात बता दूं, चालू पूंजी खाते में हमेशा जमा शेष होगी, लेकिन चालू खाते में उधार शेष भी हो सकती है और जमा शेष भी होगी। तो चालू खाते की दो प्रकार की शेष होगी, तो जो उधार शेष हो उसको आप उधार लिखो, जमा शेष हो उसको जमा। तो एक ही उधार जमा शेष है तो यहाँ लिख दी, तो उसका ब्याज भी वहीं आएगा। बी की शेष यहाँ पर है उधार बाजू, तो बी की चालू खाते की शेष का ब्याज भी कहाँ आएगा? जमा। जहाँ पूंजी वहाँ उसका ब्याज। दोनों की शेष उधार है तो ब्याज भी उधार। देखो पूंजी देखो जमा है, क्योंकि उसकी पूंजी जमा थी। तो देखो ये पद्धति है स्थिर पूंजी और अस्थिर पूंजी। तो इससे एक अंतर आपको पता चल गया, इससे एक अंतर आपको ये पता चला कि पहला ही मुद्दा परिभाषा बन गई, प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी में परिवर्तन हो उसे अस्थिर पूंजी खाता पद्धति कहते हैं। और जिस खाते में प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी समान ना हो, समान ही हो, उसे कहते हैं स्थिर पूंजी खाता पद्धति।